कभी एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही नॉर्थ कोरिया आज अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये दुनिया के कुछ उन कंट्रीज में से हैं जो पिछले 3 जनरेशन से अपनी डायनेस्टी पॉलिटिक्स पूरे कंट्री में चला रहे हैं। अगर हम 70s के टाइम पे देखें तो नॉर्थ कोरिया की ग्रोथ रेट करीब 15% पर ईयर थी, लेकिन आज वहां पे आपको हर तरफ भुखमरी और टेरर ही दिखाई देगा। जहां एक तरफ इनके सुप्रीम लीडर अपने लग्जरी और अय्याश लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वहीं बीबीसी की अभी आई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया अपने 1994 के सूखे वाली जो स्थिति में थी उससे भी बुरी स्थिति में आज जा चुकी है। इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो नॉर्थ कोरिया जो कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज से काफी ज्यादा रिच था और एक टाइम में एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी था, वो आज कैसे सबसे पुअरेस्ट कंट्री में से एक बन चुका है। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे किस तरीके से 3 जनरेशन ने मिलकर एक कंट्री को हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ दिया है। इसमें हम नॉर्थ कोरिया के वो सब पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आपको आज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। A third generation dictator. A nuclear armed despot. Rocketman, Madman, Crazy Kim and much more. कोरिया शुरुआत से ही पावरफुल कंट्री से घिरा हुआ है, जहां उसके एक तरफ आपको रशिया देखने को मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पावरफुल कंट्री चाइना आ जाती है। अगर हम पिछले 2000 सालों में देखें तो कोरिया के ऊपर करीब 900 बार इन्वेजन किया गया है, मतलब आक्रमण हुआ है, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में ज्यादातर उनके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है और कोरिया चाइना के लिए एक हेल्पिंग स्टेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन स्टेट्स का इन्फ्लुएंस दुनिया पे बढ़ता गया, वहीं चाइनीज की पावर खत्म होती गई और यहाँ पे चाइनीज कमजोर पड़ गए और उसके बाद जापान ने कुछ समय के लिए कोरिया पे कब्जा कर लिया। कोरिया को ये बात पता थी कि हम अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो या तो हमें चाइना का सपोर्ट लेना होगा या रशिया का लेना होगा। इसलिए उन्होंने देखा कि जो रशियन रूलर है वो भी अपना पावर और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रशिया का सपोर्ट लिया जापान का सामना करने के लिए। और यहाँ रशिया की मदद से कोरियन खुद को इंडस्ट्रियलाइज करने लगे, अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने लगे, अपनी मिलिट्री में रिफॉर्म लाने लगे। लेकिन रशियन एम्पायर भी ज़्यादा दिन नहीं चला और 1904 में रशो जापानीज वॉर में जापान ये लड़ाई जीत जाता है और वो कोरिया पे फिर से कब्जा कर लेता है और करीब 1910 तक फिर से जापान की एक कॉलोनी बन जाती है कोरिया। यहाँ से 1945 तक कोरिया में जापान का ही रूल रहा, जहाँ पे जापान ने जम के एक्सप्लॉइट किया इस कंट्री को। इस कंट्री में उस समय कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगले 35 सालों में नहीं हुआ। हालांकि कोरिया काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज में रिच भी है। अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोरिया का जो लैंड है उसके नीचे करीब $10 ट्रिलियन से ज्यादा का नेचुरल रिसोर्सेज अभी भी अवेलेबल है। जापानीज को इसका पता था और उन्होंने इसका जम के फायदा भी उठाया, क्योंकि अगर हम देखें तो उन्होंने लार्ज स्केल माइंस बिल्ड किए, प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेटअप किया, इसके साथ ही ढेरों रिजर्वायर और पंपिंग स्टेशन बनाए गए और कंट्री को इस तरीके से डेवलप किया गया ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कंट्री से निकाल के जापान की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत काफी खराब हो गई और हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अटैक हुआ उसके बाद तो जापान ने सरेंडर सही कर दिया और इसी समय सोवियत ने अपने करीब 15 लाख सैनिकों के साथ कोरिया पे आक्रमण कर दिया और जापानीज को वहां से बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद पूरी कंट्री में कई सारे कंट्रीज का इन्फ्लुएंस आया और यहाँ पे 2 सुपर पावर सामने थे, एक तरफ सोवियट्स थे और दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर थी। यूएस ने यहाँ पे कोरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। ये दोनों कंट्रीज एक ही थे, लेकिन इन दोनों के अलग होते इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पूरी तरीके से अलग हो चुकी थी और ये दोनों कंट्रीज आपस में नफरत करने लगी। यहाँ नॉर्थ कोरिया में सोवियट्स का काफी ज्यादा पावर था, जिस वजह से उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले एक किम ली सुंग को प्रेसिडेंट बनाया और किम इल सुंग ने सोवियत यूनियन की मदद से एक सोशलिस्ट कमांड इकोनॉमी बनाने की कोशिश किया, जहां पे उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, एक सोशलिस्ट बैंक भी क्रिएट किया गया और लोगों से सारी पावर छीन ली गई। इसके साथ ही 1 पार्टी सिस्टम भी क्रिएट किया गया और किम इल सुंग वहां का राजा और वहां का भगवान भी बन चुका था। यहाँ साउथ कोरिया के ऊपर अमेरिका का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए उन्होंने साउथ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमी की तरह डेवलप करने की कोशिश किया, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे इजीली ट्रेड करना पॉसिबल हो। वहीं इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ कोरिया में, जहां पे सोवियट्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, उन्होंने वहां पे क्लोज इकोनॉमी बनाई कि मतलब कंट्री अपने में ही डेवलप करेगी और वहीं से वो पैसे कमा के अपने लोगों को फीड करेगी। इस डिवीजन में नॉर्थ कोरिया के पास ऑलमोस्ट सारे नेचुरल रिसोर्सेज चले गए, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नॉर्थ कोरिया में चले गए। इसके साथ ही 92% से ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जितने भी प्लांट थे वो भी नॉर्थ कोरिया में जा चुके थे। इनफैक्ट अगर हम उस समय देखें तो नॉर्थ कोरिया उस समय का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड कंट्री बन चुका था एशिया का। एक्चुअली जब जापानीज का रूल चल रहा था कोरिया में तो वहां पे उन्होंने कंट्री को 2 पार्ट में डेवलप किया था। सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रीज नॉर्थ कोरिया के साइड सेटअप किया था और इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर लैंड था, जो लोगों को फीड करने के लिए खाना उगाना होता था, वो पूरा साउथ कोरिया में डेवलप किया गया था और नॉर्थ के साइड भी जो खाना जाता था वो साउथ के साइड से जाता था। तो जब दोनों कंट्रीज अलग हो गई तो नॉर्थ कोरिया के पास खाने की सबसे बड़ी मुश्किल आ गई, उनके पास कुछ खाने का था ही नहीं कि वो अपने लोगों को फीड करा सके। इसके साथ ही यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ये भी देख रहा था कि अमेरिका काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है साउथ कोरिया का,
जिस वजह से यहाँ पे परेशान होके किम इल सुंग ने अटैक कर दिया साउथ कोरिया के ऊपर सोवियत के साथ मिलके। और लेकिन यहाँ पे अमेरिका काफी ज्यादा तेज था और उन्होंने चाइना बॉर्डर तक नॉर्थ कोरिया को ढकेल दिया। इस वॉर में कोई भी शांति समझौता नहीं हुआ, तो टेक्निकली आज भी यूएस और नॉर्थ कोरिया एक वॉर के टाइम में ही है। इस लड़ाई को हारने के बाद नॉर्थ कोरिया के राजा किम ने नॉर्थ कोरिया को एक कमांड इकोनॉमी बना दिया। इसका मतलब ये था कि लोगों के पास से सारी पावर छीन ली गई, लोगों के फार्मलैंड्स ले लिए गए, मार्केट पे पूरी तरीके से स्टेट का कब्जा हो गया और इसके साथ ही हर एक प्राइस अब गवर्नमेंट तय कर रही थी। लोगों को किस तरीके से जॉब मिलनी है ये भी गवर्नमेंट तय कर रही थी। हर एक चीज पे गवर्नमेंट की पकड़ हो चुकी थी। ये बिल्कुल सोवियत नेशन के ही जैसा हो रहा था, लेकिन सोवियत के जैसी सेम चीजें इंप्लीमेंट करना नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता था नॉर्थ कोरिया की नई नई बनी हुई गवर्नमेंट को। क्योंकि जब जापानीज इसके पहले वहां पे गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने किसी भी नॉर्थ कोरियन को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे कहीं नहीं रखा था। तो जब नई नई जो गवर्नमेंट बनी हुई थी नॉर्थ कोरिया की, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कंट्री को चलाने का। यहाँ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को इकोनॉमी का कोई भी अंदाजा नहीं था। उनको कुछ भी नहीं पता था कि कंट्री कितना स्टील मैन्युफैक्चर कर सकती थी। उनको ये भी नहीं पता था कि कंट्री में कितना आयरन प्रोडक्शन हुआ करता है। इसके साथ ही कितना कोल माइन होकर फैक्ट्रीज तक पहुंच रहा है और फैक्ट्रीज में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन वर्कर्स के पीछे कितनी बड़ी फैमिलीज है जो कि भूखी हुई है। ये नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था। लेकिन इसके बाद भी 1950 से 70s तक नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट पूरे दुनिया को सरप्राइज कर रही थी, क्योंकि वो करीब 15% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही थी। वहीं उनकी अपोनेंट साउथ कोरिया अभी भी वही अपने डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के साथ एक स्लो ग्रोथ के साथ मार्केट में चल रही थी। वहां के राजा किम अपनी एक डिक्टेटर गवर्नमेंट चला रहे थे, जहां पे उन्होंने सारे रिलीजन्स को बैन कर दिया था और सिर्फ वो अपनी बातें सुनाया करते थे। वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे कि हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें अपने किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना है और हमें खुद को अपने कंट्री को तैयार करना है, जिस वजह से हर नॉर्थ कोरियन को अपना सेक्रीफाइस करना होगा, उनको ज्यादा घंटे काम करना होगा और उनको कम खाना खाना होगा। इस तरीके से लोग काफी तेजी से जुड़ने लगे। उन्हें यह लगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से चाइना और सोवियत के ऊपर डिपेंडेंट थी अपनी सारी जरूरतों के लिए, जहां पे कंट्री का ऑयल और फूड का सारा डिमांड सोवियत पूरा कर रहा था। इसके साथ ही जितने फर्टिलाइजर की डिमांड हो रही थी वो अभी तक चाइना पूरी करता जा रहा था। अगर हम 1950 से 60s के बीच में देखें तो सोवियत ने नॉर्थ कोरिया को करीब $1.65 बिलियन से ज्यादा की मदद किया। इसके साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जितने भी पुराने लोन्स थे वो सब कुछ माफ कर दिए और हजारों वर्कर्स नॉर्थ कोरिया में वापस भेजे गए कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल अब भी उठता है कि चाइना और सोवियत जैसी बड़ी कंट्रीज क्यों नॉर्थ कोरिया को फ्री में सपोर्ट कर रही थी। तो इसका जवाब यह था कि चाइना और सोवियत के बीच में पड़ने वाला ये नॉर्थ कोरिया एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी इनके लिए, और ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहती थी कि हमारे बीच में एक पावरफुल कंट्री फिर से नई खड़ी हो जाए, जिससे कि दोनों कंट्रीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। और इसीलिए सोवियत और चाइना खुद पे डिपेंड करा के नॉर्थ कोरिया को अंदर से कमजोर करते जा रहे थे। और इसके साथ ही एक पॉलिटिकल मैसेजिंग पूरी दुनिया में हो रही थी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन 1953 में जब स्टालिन की डेथ होती है, उसके बाद निकिटा खुर्शेव ने सोवियत की तरफ से चाइना को काफी ज्यादा थ्रेटन करना शुरू किया और यहीं से ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री में काफी ज्यादा टसल होना शुरू हो गया। और अब नॉर्थ कोरिया को इसका एडवांटेज मिल रहा था, क्योंकि दोनों कंट्रीज को अब नॉर्थ कोरिया को साथ में रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था और इसीलिए काफी सारे ऑफर्स नॉर्थ कोरिया को दिए जा रहे थे। और यहाँ पे किम को यह पता था कि वो दोनों कंट्रीज से निगोशिएट कर सकते थे, क्योंकि दोनों उनको बड़े ऑफर्स देके खड़े रहते थे। इन दोनों देशों से नॉर्थ कोरिया को बहुत सारा फ्री कैपिटल, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और कई सारे इक्विपमेंट्स मिले, जिसे नॉर्थ कोरिया ने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और मिलिटराइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। लेकिन इस अनइवन ग्रोथ में जो नॉर्थ कोरिया के जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, वो सारे छिप गए और बहुत ही जल्दी ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर में बदल गया। शुरू से ही किम इल सुंग ने हैवी इंडस्ट्रीज लगाने पे फोकस किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम इंडस्ट्रीज बड़ी लगाएंगे तो हम जल्द से सेल्फ रिलायंस कंट्री बन जाएंगे। और इसके लिए कंट्री के पास जितना भी पैसा आता गया वो सारा कुछ मिलिट्री और इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में फोकस किया गया। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है और बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। किम अपनी इकोनॉमी का करीब 80% पैसा हैवी इंडस्ट्रीज लगाने में फोकस कर रहा था, और जो बाकी जो कंज्यूमर गुड्स के पैसे हो रहे थे, जो एग्रीकल्चर में लगाने वाले पैसे होते, वो सारे पैसे काटे जा रहे थे और इधर सब पैसे इंडस्ट्रीज में ले जाए जा रहे थे। इसके साथ ही इन बड़ी इंडस्ट्रीज में काफी सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो लोगों ने अपने एग्रीकल्चर के जॉब छोड़ के यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया, जिस वजह से एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा गिरावट आई नॉर्थ कोरिया के बहुत ही जल्द। वहीं नॉर्थ कोरिया की बेसिक प्रॉब्लम अभी तक भी वही थी कि उनके पास खाने को पैसा नहीं था और उनके पास खाने की चीज़ें उगाने लायक भी सिचुएशन नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे नहीं है नॉर्थ कोरिया के। इसके साथ ही वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी नहीं है और यहाँ पे ये कंट्री सेल्फ रिलायंस बनना चाहती थी, इनकी आइडियोलॉजी यही थी। तो जो कंट्री अपने लोगों को बेसिक खाना भी नहीं फीड करा सकती है, वो कंट्री सेल्फ रिलायंस का सपना कैसे देख सकती थी।
यहाँ नॉर्थ कोरिया के किंग ने लोगों से एक्स्ट्रा आवर वर्क कराने के लिए उनको एक मूवमेंट के साथ भी जोड़ा जिसका नाम था चोलीमा मूवमेंट। इसका मतलब ये था कि वो नॉर्थ कोरियन से बोलता था कि अगर हमें अपनी कंट्री को बहुत आगे ले जाना है तो हमें सुपर ह्यूमंस की तरह काम करना होगा, और अपनी इंडस्ट्रीज में वो लोगों को कई कई एक्स्ट्रा घंटे काम करवाया करता था, और अगर कोई भी उसको डिनाई करता था तो उसको और उसकी फैमिली को करीब 20-50-100 सालों तक उसको जेल में डाल दिया जाता था। 1960s के एंड पे जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ, वहां पे हैवी इंडस्ट्रीज की डिमांड मार्केट से काफी ज्यादा खत्म हो गई और नॉर्थ कोरिया के डेट काफी ज्यादा पाइलअप होते जा रहे थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी अपनी स्पेंडिंग, अपने लोगों को मिलिट्री में ही ज्यादातर भेजा जा रहा था, जहां पे हर एक मैन को करीब 15 से 45 साल की एज तक मिलिट्री को देना था और हर एक फीमेल को करीब 18 से 35 साल की एज तक मिलिट्री में ही देना था। तो जब पूरी कंट्री मिलिट्री पे ही फोकस कर रही है तो वो खाना कहां से बना पाएगी, वो कैसे एग्रीकल्चर पे काम कर पाएगी, ये बेसिक प्रॉब्लम उस कंट्री में तब भी चल रही थी। अभी तक नॉर्थ कोरिया को कोई बड़ी कंट्री लोन नहीं देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज आगे आ गई नॉर्थ कोरिया को लोन देने के लिए, और यहाँ पे उन्हें $80 मिलियन का फंड फ्रांस से मिला उनके फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए। $160 मिलियन का फंड उनको यूके से मिला सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए। इसके साथ ही $400 मिलियन का फंड उन्हें जापान से मिला हैवी प्लांट इक्विपमेंट बनाने के लिए। अगले 5 सालों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने करीब $1.2 बिलियन से ज्यादा का लोन ले लिया, और लेकिन उनकी कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लोन को रीपे कर सकें। तो 1976 तक ये हालत हो गई कि नॉर्थ कोरिया को कोई भी कंट्री लोन देने को रेडी नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी लीडर अपने रिसोर्सेज का सही यूज करके अपनी कंट्री को ऐसे एडवर्स सिचुएशन से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया था, ये अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया से काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, क्योंकि 80s के टाइम में साउथ कोरिया सबसे बड़े इकोनॉमिक मिरेकल कर रहा था। साउथ कोरिया में डेवलपमेंट अब काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो 1988 में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में अगला ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसके जवाब में अलग अलग टेररिस्ट अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल न करते हुए उन्होंने साउथ कोरिया से कम्पीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए, जैसे कि 1100 स्क्वायर माइल का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, इसके साथ ही वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट होटल रियोंग होटल, जिसमें इनका इकोनॉमी का करीब 2% पूरा इकोनॉमी का पैसा लगने वाला था इसको बनाने में। इसी तरीके से कई मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, ना ही ये होटल पूरा हो पाया है। इन सारी चीजों को पीछे से सोवियत फंड कर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी पैसे देने बंद कर दिए। इसके बाद 1991 में एक बड़ा चेंज आता है और सोवियत यूनियन पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, और जो नॉर्थ कोरिया को फ्री में बहुत सारे एड, बहुत सारे पैसे और फूड सब मिला करते थे, वो सब आने अब बंद हो चुके थे, और अब नॉर्थ कोरिया अपने सबसे बुरी स्थिति में पहुंच रहा था। अब रशिया नॉर्थ कोरिया को चीपर प्राइस में ऑयल देने को रेडी नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि जो रेट पे हम मार्केट में सबको बेच रहे हैं उसी में अब हम नॉर्थ कोरिया को भी ऑयल सेल करेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज इस कंट्री को नहीं देना चाहते हैं। अब रेट बढ़ने से नॉर्थ कोरिया में ऑयल की सप्लाई काफी तेजी से गिरी। जहां वो हर साल करीब 3.5 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, वो गिर के सिर्फ 45,000 टन हो गया था। और कंट्री में अब एक मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया था, क्योंकि जब ऑयल ही नहीं है तो कोई चीज ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे होगा। फ्यूल की शॉर्टेज ने कोल माइनिंग रुकवा दिया, पावर प्लांट, केमिकल, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सब कुछ रुक गया, ट्रांसपोर्टेशन तक मुश्किल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो रही थी, और सिर्फ 3 सालों के अंदर पूरी इकोनॉमी करीब 50% तक श्रिंक हो गई नॉर्थ कोरिया की। यहाँ पे सिचुएशन इतनी एडवर्स हो गई थी कि लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी के भी पैसे नहीं थे। लोगों को ठंड के समय अपने आप को गर्म रखने के लिए वो फॉरेस्ट को काटना भी शुरू कर दिया नॉर्थ कोरिया में, और काट के लोग आग जला के अपने आप को कम से कम जिंदा रखते थे। उसी समय नेचर ने नॉर्थ कोरिया से एक और बड़ा बदला लिया। यहाँ पे काफी बड़ा फ्लड नॉर्थ कोरिया में आया, जिसने उनकी पूरी फर्टाइल लैंड खराब कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया दुनिया का वर्स्ट प्लेस बन चुका था रहने के लिए। यहाँ नॉर्थ कोरिया इतनी एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने कुछ रिसोर्सेज सेल कर सकता था, लेकिन उसी समय कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से कई सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर कई बड़े सैंक्शंस लगा दिए और वो बाकी कंट्री से ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी नॉर्थ कोरिया जो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसने अपना इकोनॉमिक सिस्टम क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि अगर उनके आसपास की कंट्रीज देखें तो चाइना में एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद वहां पे बड़े इकोनॉमिक चेंजेस आए, लेकिन नॉर्थ कोरिया ये सब कुछ क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका जो लीडर था, उन्हें पता था कि अगर हमने बड़े ट्रेड करना शुरू किया, हमने इकोनॉमी ओपन किया, तो लोगों की लाइफ और ज्यादा बेटर होती जाएगी, और लाइफ बेटर होगी तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेगी, जिस वजह से कंट्री में एक रिवोल्यूशन पैदा हो जाएगा, और जो उनकी आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, जो कि किम इल सुंग कभी नहीं करना चाहता था। और इसको करने में सबसे बड़ी हेल्प उसके बेटे किम जोंग टू ने किया।
उसको पता था कि अगर हम एक बड़ा प्रोपेगेंडा पूरी अपने कंट्री में फैलाते हैं तो हम लोगों को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पता था कि हम मूवीज़ का सबसे बड़ा हेल्प ले सकते हैं क्योंकि लोग मूवीज़ से काफ़ी सीखते हैं। अब एक अच्छी मूवी बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया में कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थे, ना ही एक अच्छा प्रोड्यूसर था, और इसके लिए किम जोंग टू ने साउथ कोरियन एक्ट्रेस चोरी इन ह्यू और वहाँ के एक बड़े प्रोड्यूसर, इन दोनों को किडनैप कर लिया, कुछ सालों तक अपनी कंट्री में बंद रखा जब तक वो मान नहीं गए मूवीज़ बनाने के लिए। इसके बाद कई सारी प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई जिसमें लोगों को बताया गया कि आपका लीडर कितना ज़्यादा महान है, वो देश के लिए कितना कुछ सोचता है, वो उसको एक गॉड फिगर की तरह दिखाया गया और लोगों को वो मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई, जिसके बाद लोग अपने लीडर पे काफ़ी ज़्यादा फेथ करने लगे। लोगों को लगा कि अगर हमें इस इकोनॉमिक सिचुएशन से कोई बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ यही किंगडम ही निकाल सकता है, यही भगवान है, यही सब कुछ है हमारे लिए। और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करके लोगों को अभी तक अपने साथ जोड़ा रखा गया है वहाँ। 1994 में किम इल सुंग की डेथ के बाद उनके बेटे किम जोंग टू अगले वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं। इस समय तक नॉर्थ कोरिया अपने सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक सिनेरियो को फेस कर रहा था, लेकिन इस समय भी किम अपनी लग्जरी वॉचेस इंपोर्ट कर रहा था, पर्सनल पैलेसेस बनवा रहा था, 100 से ज़्यादा व्हाइट मर्सिडीज ऑर्डर की गई थी बाहर से। इसके साथ ही उसके लिए वर्ल्ड के बेस्ट शेफ आके बेस्ट फूड बनाया करते थे और वो लोगों से बोल रहा था मैं तो सिर्फ आधा कटोरी चावल खा के जिंदा हूँ, तो आप लोग भी अपना खाना खाना कम कर दीजिए। तो यहाँ पे लोग मोटिवेट हो रहे थे कि जब हमारा लीडर इतना कम खा रहा है तो हम कैसे पूरा खाना खा सकते हैं। इसी तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे लोगों में फैलाया गया था। लेकिन सवाल ये भी है, उनको इंटरनेशनली तो बहुत हेल्प मिल रही थी फूड की, लेकिन ये कंट्री की इकोनॉमी चल कैसे रही थी अभी तक? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इलीगल ट्रेड। नॉर्थ कोरिया यहाँ पे 70s से ही कई सारी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा। उन्होंने फेक यूएस करेंसी बेचना शुरू किया, वेपन्स उन्होंने बेचे, इसके साथ ही उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अब वेपन बेचने शुरू कर दिए, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया इलीगल ट्रेड के थ्रू अब आगे बढ़ रहा था। आज नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड में हाई क्वालिटी का ड्रग मैन्युफैक्चर किया करता है, जो कि इकोनॉमी का उनके काफ़ी बड़ा सोर्स माना जाता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को भी वो अपने कंट्री में जगह देता है। इससे नॉर्थ कोरिया इलीगल मनी कमा लेता है और जोंग की आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट ऐसे ही चलती रही। इस इलीगल ट्रेड के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी अभी भी सर्वाइव करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी किया करता है और फूड की भी रिक्वायरमेंट। इसके पीछे भी चाइना के 4 बड़े प्रॉफिट्स हैं। अगर हम इसको समझें तो ये एक बॉर्डर स्टेट है नॉर्थ कोरिया का, और नॉर्थ कोरिया चाहता है कि हमारे बॉर्डर के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी गिर गई तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज उठ के चाइना में आएंगे, जिस वजह से चाइना की इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और चाइना ये नहीं चाहता है। इसके साथ ही यहाँ पे न्यूक्लियर कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर उन्होंने किसी भी कंट्री के ऊपर अगर उन्होंने इन्हें यूज़ किया तो इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी आएगा, और चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आज के डेट में उनकी इकोनॉमी कहीं से भी डिस्टर्ब हो। इसके साथ ही उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। आज चाइना काफ़ी बड़े ट्रेड किया करता है नॉर्थ कोरिया के साथ। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है वो आज चाइना के साथ ही होता है, और चाइना उसे खोना नहीं चाहता है। यहाँ पे अगला एक और रीज़न है रीजनल इन्फ्लुएंस। अगर नॉर्थ कोरिया के बगल में हम देखें तो साउथ कोरिया आ जाता है। साउथ कोरिया पे अमेरिका का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो चाइना चाहता है कि इस कंट्री के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस रहे और हम अमेरिका के सामने स्टैंड कर सके हमेशा। साल 2011 में किम जोंग इल की डेथ होती है और उसके बाद उनके बेटे किम जोंग उन अगले वहाँ के सुप्रीम लीडर बनते हैं। एक्चुअली किम जोंग उन का जन्म 1980 में हुआ था और उनको शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड में रखा गया था, जहाँ पे उनकी बेस्ट एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा रही थी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में। जैसे कि अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया के लोगों को उनकी कंट्री से बाहर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन सुप्रीम लीडर के बेटे होने की वजह से उनको दुनिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज उनको दिलाई गई। इसके साथ ही किम जोंग उन बास्केटबॉल का भी काफी बड़ा लवर था। साल 2011 में वो अपनी सत्ता संभालते हैं और 2012 में उन्होंने एक लड़की से शादी किया, रियो सुल जू। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग उन अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर से भी काफी ज्यादा अय्याश हैं और उनके पास काफी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों की एक सभा भी है। यहाँ सत्ता के शुरुआती दिनों में किम जोंग उन के अंकल और आंटी उनको सपोर्ट कर रहे थे हर एक डिसीजन मेकिंग में, लेकिन साल 2013 में उन्होंने असैसिनेट करा दिया अपने अंकल और आंटी का, और इसके बाद वो पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज हो जाता है। किम जोंग उनको पता था कि जो उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर ने शुरुआत किया है उसको मुझे आगे ले जाना है, तभी हम ये सत्ता बरकरार रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि हम बाकी कंट्रीज के सामने पावरफुल रहें। और यहाँ पे साल 2013 से 19 तक कई सारे न्यूक्लियर ट्रायल्स यहाँ पे किम जोंग उन ने किए, जिस वजह से बाकी कंट्रीज से इनका काफ़ी ज़्यादा टसल रहा करता था। लेकिन साल 2018 में किम जोंग उन सबसे पहला अपना विजिट करते हैं और वो जाते हैं चाइना। उसके बाद वो जाते हैं साउथ कोरिया के वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं, और ये पहला कोई ऐसा लीडर था नॉर्थ कोरिया का जो कि 65 साल बाद किसी साउथ कोरिया के लीडर से जाके मिलता है। इसके बाद इनकी मुलाकात ट्रम्प से भी होती है और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन ठीक रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है।
अभी रिसेंट टाइम में किम जोंग उन ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था जो कि उसका काफी अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की अभी कैसी स्थिति है। तो यहाँ पे बीबीसी ने अभी हाल ही में एक सर्वे किया जहां पे उन्होंने डेली एनके नाम के एक न्यूज अखबार से कांटेक्ट किया नॉर्थ कोरिया के और वहां के लोगों को इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया कि सिचुएशन है क्या। तो यहाँ पे लोगों ने एडमिट किया कि हम एक कटोरी चावल भी नहीं खा सकते हैं, इतनी ज्यादा इस कंट्री में गरीबी है। लोगों को लगता है कि पहले कोविड की वजह से हम मारे जा रहे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि हम बिना खाए भी मर सकते हैं। और वहां पे कई सारे लोगों का ओपिनियन लिया गया जिसके नाम बाद में बदल दिए गए और ये मार्केट में पब्लिश किया गया, जिससे खबर निकल के आती है कि नॉर्थ कोरिया जब 1994 में वहां पे फ्लड आया था उससे भी बुरी स्थिति में जा चुका है। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्लोज इकोनॉमी है और वहां के अंदर की बातें आपको क्लियरली नहीं आती है, जिस वजह से बीबीसी ने काफी ज्यादा एक खुफिया प्रोजेक्ट किया। और इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग पूरी तरीके से अब आश्रित हैं अपने सुप्रीम लीडर के ऊपर, क्योंकि वो कहीं ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो अपने कहीं भी कंट्री से निकल के बाहर नहीं जा सकते हैं और किम जोंग उन अपनी पूरी सत्ता में काबिज है। हालांकि किम जोंग उन को पता था कि हमें प्रोपेगेंडा करके ही इस गवर्नमेंट को आगे चलाना है, इसलिए आप जब भी देखेंगे तो 2011 में उनके जब फादर की डेथ हुई उसके बाद काफी ज्यादा मार्केट में प्रोपेगेंडा किया गया कि उनके डेथ के बाद काफी सारे आवाजें आई थी, जो पहाड़ थे उसके ऊपर लाल रोशनी आने लगी थी क्योंकि हमारा सुप्रीम लीडर की डेथ हुई थी। और हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पे 10 दिन का पूरे देश में शोक मनाया जाता है। उसमें वहां का कोई भी सिटीजन कभी हंस नहीं सकता है। उस अगले 10 दिनों के अंदर किसी की अगर डेथ भी हो जाती है आपके घर में तो भी आप रो नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर के लिए शोक मनाना है। इसके साथ ही जो इनके दादा थे किम इल सुंग, उनके लिए भी करीब 7 दिन का शोक हर साल मनाया जाता है। और इसी तरीके से आज जंजीरों में किम की गवर्नमेंट ने अपने पूरे लोगों को अपने साथ जोड़े रखा है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि ये जो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट है वहां से हटेगी, क्योंकि लोगों को एक प्रोपेगेंडा सामने दिखाया गया कि यही आपके भगवान है और लोग उसमें काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग जब नॉर्थ कोरिया से किसी तरह भाग के बाहर आए तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो यही लगता था कि हमारे भगवान सिर्फ यही है, उनको बाहर की कोई नॉलेज ही नहीं थी। और किम जोंग की जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स उनके दादा ने शुरू किया था, किम जोंग उन उसको आज पूरी तरीके से आगे लेते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का भी ट्रायल किया है ताकि वो बाकी कंट्रीज के सामने पावरफुल रहे। और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा कंट्री में फैलाया हुआ है। तो दोस्तों हमें ये काफी ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं जहां पे हम अपना डेमोक्रेटिकली अपने राइट को समझते हैं और हम अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं। ये बाकी बहुत सारी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।